मध्य प्रदेश की धरती भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने बूथ में वर्ष भर बहुत व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था, तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती थी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। भारत माता की साथियों, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है।
और मैं नड्डा जी का, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, राज्यों के भाजपा के नेतृत्व का, मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए, क्योंकि आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे नड्डा जी ने बताया कि मोदी जी आज भाषण तो बाद में, आज कुछ सवाल जवाब हो जाए। मैंने भी बात को मान लिया। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी बहन जी वहां से जैसे भी आगे आज्ञा करेगी, मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। किस तरफ है? हाँ, बताइए बताइए। आदरणीय मोदी, दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आपको बताइए। आदरणीय मोदी जी प्रणाम। राम पटेल दमोह से टिकट का प्रभारी हूं। बूथ 171 दमोह से आपको प्रणाम करता हूं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपने भी खुद मंडल स्तर पर तक कार्यकर्ता बन करके काम किया है। ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक जुड़ाव
को कैसे देखते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीति की आपाधापी के बजाय किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं। आप बैठिए, मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप बैठिए आराम से। देखिए, जो एक बूथ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। साथियों, ये आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गांव से कार्यकर्ताओं ने मुझे उज्ज्वला गैस योजना के विषय में समझाया। बाद में वो नीति बन गई और गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया। साथियों, भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए। बूथ के अंदर रोज आंदोलन संभव नहीं है, तू मैं संभव नहीं है। और इसके लिए बूथ की अंदर भाजपा की पहचान सेवाधारी की होनी चाहिए, सेवा भाव की होनी चाहिए। और इसके लिए छोटे छोटे समझे जाने वाले काम जो लोगों को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे गांव में कहीं न कहीं तो आपको बैठने की वो जगह होगी, किसी पेड़ के नीचे बैठते होंगे, किसी चाय के ठेले के पास जाके बैठते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह अखबार पढ़ लिए, शाम को दोपहर के बाद वहां जाएंगे, एक खटिया में सारे अखबार लगा देंगे और गांव वालों जिसको भी अखबार पढ़ना होगा वहां आएगा, बैठेगा, अखबार पढ़ेगा, देश और दुनिया की बात करेगा। आपने तो अखबार पढ़ लिया था, लेकिन वो अखबार अब पूरे बूथ के लोगों के काम आ रहा है। देखिए, कोई खर्चा नहीं, वो आपको आपका नेता मानने लग जाएगा कि नहीं मानने लग जाएगा। कभी कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं,
भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है। क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूथ के अंदर एक जगह फिक्स करें और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको उस दिन काट करके उसको एक बड़ा बोर्ड बना करके वहां लटका दें। आपके बूथ के लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आज की खबर कहां है, उस पेड़ के नीचे वो लटकता है ना, चलो वहां चले जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं बूथ के अंदर। आप हर दिन एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दो। आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं, देश की अच्छी खबरें हैं, वो ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए। बूथ के लोग आएंगे जाएंगे, जरूर पड़ेंगे। मैंने एक कार्यकर्ता देखा, वो फर्स्ट एड बॉक्स रखता था। वो फर्स्ट एड बॉक्स के कारण उस इलाके के सारे लोग उसके घर आते जाते रहते थे। इससे गांव के लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि अगर कोई समस्या हुई, कोई उपचार करवाना है, तो वो भाजपा के अपने भाई है ना, उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, चलो भाई पहुंच जाते हैं। घर में किसी की बीमारी है, थर्मोमीटर चाहिए, चलो उसके यहां से ले आते हैं। घर में कोई तकलीफ है, चलिए गर्म पानी की थैली चाहिए, चलिए उनके यहां मिल जाएगी, मांग करके ले आते हैं। आप एक सामाजिक नेता बन जाएंगे। देखिए, बूथ के अंदर संघर्ष की जरूरत नहीं होती है, सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। आप अपने अखबार, जैसा मैंने कहा, पढ़ने की व्यवस्था पर जोर दें। कुछ अपने मैगजीन होते हैं, कमल संदेश है, और भी हमारी पार्टी के कई अखबार निकलते हैं। जैसे मैं गुजरात में था, मनोगत नाम का अखबार निकलता था। ये मैगजीन जो आता है, हमने तय करना चाहिए कि भाई चलिए मंडे को ये मैगजीन इस घर में देंगे, फिर दूसरे दिन सुबह जाके मांगेंगे, कल आपने पढ़ लिया होगा, ले लेंगे, दूसरे दिन दूसरे के घर देंगे, फिर 24 घंटे के बाद जाएंगे, फिर वहां से ले लेंगे। हमारा एक कमल संदेश होगा, हमारा एक मैगजीन होगा, तय करेंगे। अगला आने तक घर घर वो घूमता रहेगा, 30-40 घरों में जाएगा, फिर वापस आएगा। आप खुद तो अपने लिए खर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वही अगर आप मोहल्ले में पहुंचा देंगे तो फायदा होगा। अब देखिए, गांव में खेती के समय यूरिया खरीदने के लिए गांव वाले निकलते हैं। हर कोई अलग अलग जाता है, हर कोई न कोई व्हीकल करके उठा करके ले आता है। मान लीजिए आपने गांव वालों को इकट्ठा कर दिया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और आपने उनको कहा, अच्छा भाई देखिए, बताओ किसको कितना यूरिया चाहिए, चलिए 2-4 लोग मेरे साथ, और हम सब मिलकर के पूरा गांव का यूरिया एक ही व्हीकल में ले आए, तो किराया कम हो जाएगा, गांव के लोगों का पैसा बच जाएगा। वो आपको तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका गौरवगान करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे काम हमने देखा है कि गांव हो या शहर, अगर कुछ करने की भावना सब में ही होती है, पर अक्सर माध्यम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति माध्यम बन जाता है, नेतृत्व करने लग जाता है, तो सेवा भाव वाले लोग उसके साथ जुड़ ही जाते हैं भैया। अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर कहता है कि कोई पुरानी किताब है तो मुझे दे दीजिए, आप देखेंगे हर घर से बच्चे आकर खुद अपनी किताब आपको पुरानी दे देंगे। आप जरा घर में उस किताबों को ठीक कर ले बूथ के कार्यकर्ता, और फिर जो गरीब बच्चे हैं उनमें वो किताब बांट दे अपने बूथ में। हर गरीब परिवार के पास किताब पहुंच जाएगी। आप उनको लगेगा, अरे मेरे बच्चे पढ़ाई करें, इसकी वो चिंता कर रहा है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था,
तो मैंने आंगनवाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया। भाई आपको आंगनवाड़ी में चक्कर काटना है और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ। अगर खजूर की सीजन है, आंगनवाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को 2-2 खजूर खिला दो। अगर बैर की सीजन है, आंगनवाड़ी के बच्चों को जाकर के 2-2 बैर खिला दो। अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है, 2-2 टॉफी जाके, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी। और इस इलाके में कोई जाने या न जाने आप निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए और ये जितना करेंगे, हमें गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारे बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। और यहां से आप बूथों में जाने वाले हो, अलग अलग बूथ में रहने वाले हो, वहां जरूर जाकर के इन चीजों का प्रयोग कीजिए। आप देखना, आपकी तरफ देखने का, आपके बूथ के कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आइए, कुछ और साथी पूछना चाहते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न श्री सल्ला रामकृष्णन, आंध्र प्रदेश। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सल्ला रामकृष्ण, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट। कहां से बोल रहे हैं भाई? हाँ, दिखाई दिया। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं रामकृष्ण सर, स्क्रीन पे आपको देख अरकू रहा हूं। पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट। एक आराम से फिर से बताइए, जरा आराम से सवाल बताइए। सल्ला रामकृष्ण सर, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट सर। आई एम बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी, पाडेर असेंबली, बूथ नंबर 281 sir. My question to you sir, our government is doing so much activities in India level sir, in village level also. As worker as a BJP, I want to ask how to go to the field to contribute in this process sir. बैठिए। आप काम तो कर ही रहे, कहीं ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। आंध्र गारू को मेरा अभिनंदन। देखिए, 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। और इसलिए हर गांव का संकल्प होना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र, गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है। और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं,
हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डालें। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। हमारे किसान हो, उनको समझाएं सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सोलार लगवाए, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है, उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाए, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है, उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारियां हम कैसे दें। आप जानते हैं केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा। बेटा हो या बेटी 100% पढ़ेंगे, इसके लिए मैं काम करूंगा। मुझे बताइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका बूथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? आपके गांव में से अशिक्षा जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है, हम उसको पहचान ले, उसको मिलने जाए, उसके माँ बाप को मिलने जाए, उसको स्कूल ले जाए, सेवा भी होगी, भाजपा का काम भी हो जाएगा। अगर उसको कोई आर्थिक परेशानी है, किताब नहीं है, लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, आप गांव के 2 लोगों से कहेंगे आओ भाई इन 2 बच्चों के लिए भी 2 नोट ले आइए, उनको यूनिफॉर्म नहीं है, आओ भाई 2 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ। आप देखिए धीरे धीरे आप परिवर्तन ले आएंगे। अब कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं, हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? मैंने अभी बताया मेरा मणिनगर का अनुभव। हम गांव के लोगों को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए। और जितने जैसे जहां पर डेयरी का काम है वो दूध इकट्ठा कर करके पिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि यही तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं मानता हूं इसका आदत लोगों को भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें। अपने गांव के अंदर इसी प्रकार के काम को, अब जैसे अंकुरित मूंग होता है, अंकुरित चना होता है, अपने घर में करें 100 ग्राम, इतना अंकुरित हो जाएगा। आपने वहां बांट दिया आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के बच्चों का कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी, पोषण बढ़ेगा। देखिए, सरकार की योजनाओं से ज्यादा समाज की शक्ति जुड़ जाती है तो निश्चित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विकसित बनाना है, तो ऐसी हर छोटी चीजों को, हर समस्या से हमें मुक्ति लेना नहीं है। वो और मुक्ति हम लाएंगे तो हम परिणाम लाएंगे। आप जानते हैं कि देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है। उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, पढ़ाना कम, सीखना ज्यादा, टीचिंग नहीं लर्निंग,
ये जब आया है, क्या कभी हम जाएं स्कूल में और मास्टर जी से बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूं और बच्चों को बताएंगे, देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो, नीम का पेड़ कहाँ है, देखो, चलो ढूंढ के लाओ कौन सा पेड़ है, फूल है तो कौन सा फूल है। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कभी कोई कुम्हार होगा गांव में, चलो भी आज कुम्हार के घर जाएंगे, वो मिट्टी को कैसे काम करता है, मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है। यानी स्कूल तो जो करती होगी, लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता है तो उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है और नई एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाती है। कई ही हस्तशिल्पी होते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं, बच्चे जब बारीक से देखते हैं कि सुई धागे से ऐसे ऐसे काम होता है, बच्चे का एक विश्वास बनता है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इसलिए मैं बूथ के भाजपा से कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि आप वहां के जन जीवन से जुड़िए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़िए। मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, दफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों,
इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी। आइए अगला सवाल पूछते हैं। गुजरात राज्य से हेतल बेनजानी अपना सवाल पूछें। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा शत शत नमन। मैं हेतल जानी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग सोच वाली और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां भी आज एकजुट होकर दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको भारी गुस्सा है ऐसे लोगों पर। देखिए, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। अच्छा, आपको याद होगा, जरा मैं पुरानी बात याद कराता हूं। हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है। देखा है ना? याद है ना? 2014 के हालात क्या थे, याद है ना? 2019 का हाल क्या थे, वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने
2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। दो 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके कुछ लोगों को बरगलाकर झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया। आपका उत्साह जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। आजकल जरा ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं। आप बैठिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, आप बैठिए। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की
हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है।
इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक है, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भली भांति समझते हैं। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का,
अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। क्षमा करना दोस्तों, मेरा जवाब जरा लंबा हो गया, लेकिन और एक सवाल पर हम चलते हैं आगे। कौन सवाल है अब? अगला प्रश्न सभागृह में राजस्थान राज्य से पधारे कार्यकर्ता श्री रचित कछवा। सादर वंदे विश्व नायक जी, मैं वीर भूमि राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर और ब्रह्मानगरी अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बजरंग मंडल के 108 क्रमांक बूथ से आया हूं। मेरा एक सवाल है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बचत की बात कही गई है, लेकिन हम बूथों पर जाकर के ये कैसे लोगों को समझाएं कि ये भाजपा की योजनाओं के कारण उनके घरों में इतनी सारी बचत हुई है, हमारी सरकारों के कारण ही उनको इतनी सारी बचत मिल पा रही है, ये हम बूथों पर जाकर के कैसे समझाएं? माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे सभी जो वीसी पर भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनको भी ये जवाब बहुत काम आएगा, आप लोगों को भी बहुत काम आएगा, और इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान करेगा। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 जीबी डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। इसलिए
अब आपका मोबाइल 20 जीबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, एलईडी बल्ब का। जब कांग्रेस के समय के ये जो लट्टू होते ना, ये एलईडी बल्ब 300-400 रुपये में बिकता था। 300-400 रुपया। आज बीजेपी सरकार में एलईडी बल्ब की कीमत हो गई 50-60 रुपया। कहां 300-400 और कहां 50-60। और बीते वर्षों में जो करीब करीब 40 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए, उसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20,000 करोड़ रुपया कम हुआ है। ये 20,000 करोड़ रुपया लोगों के जेब में कहीं न कहीं बचा है। किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500। आपने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी के बारे में भी सुना होगा। आप दवाई की दुकानें, जन औषधि दुकानें देखा होगा आपने। आप पोलिंग बूथ में जाइए ना, लोगों को जरूर है जन औषधि दुकान वाला जरूर बताना। आज जन औषधि के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है। इस स्टोर की वजह से गरीब का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया बचा है। अगर एक परिवार में 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग है और डायबिटीज है, अगर उनको महीने में 2,000 की दवा लगती है तो जन औषधि केंद्र में 100-150 रुपये में दवाई मिल जाती है और उनका महीना भर निकल जाता है। ये लोगों का पैसा बचाने का भाजपा का ये तरीका है। दोस्तों, आपके बूथ में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना की वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और 1 पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। अभी 80,000 करोड़ बचा कि नहीं बचा? ये गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यम वर्ग के परिवार का भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते हैं। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं
वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं साथियों। इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए। देखिए, गुजरात में इतने में मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने में मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है। तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है। और इसलिए चीजों की जानकारियों के साथ आप जितना बताएंगे उतनी आपकी सच्चाई पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। भाइयों, आइए एक और सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सभा कक्ष में उपस्थित श्री संजय सोडी जी द्वारा, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए बताइए। आपका माइक नहीं चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, बताइए जी। जय श्री राम। हाँ, बोलिए बोलिए। ये नारे तो चलते रहेंगे, आप बोलिए। आप शांत रहिए, उनकी आवाज आ रही है, जरा शांत रहिए आप। हाँ, हाँ, बताइए। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बताइए क्या हो रहा है। हाँ, आप जब थपथपाते हैं तो सुनाई देता है, बोलना। भाई सारंगी, जरा इसको क्या प्रॉब्लम है, इनको जरा देखो। माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप सब कुछ गड़बड़ किए बिना बोलना शुरू करो। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माइक प्रॉब्लम, माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आपको मेरी ओर से हाथ जोड़ के जय जोहार, सेवा जोहार करता हूं। मैं संजय सोडी, शक्ति केंद्र क्रमांक 1 सुकमा का प्रभारी हूं। मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहां के अन्य समाज के जो किसान हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूं। उनके पास
उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं। तो मेरा सवाल है आज पूरे भारत देश के किसानों की तरफ से, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के हित में एक अप्रोच कांग्रेस की सरकार में रही और एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। इस अंतर को हम सामान्य जनों को, आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए, किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो, ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले। आप में जरा आंकड़े याद रखना, आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलो की बैग है तो कीमत है 3,000 रुपये। ब्राजील में उसी बोरे की कीमत है 3,500 रुपये। चीन में इसकी कीमत है 2,100 रुपये। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कीमत है 700 रुपये, पाकिस्तान में है 800 रुपये। लेकिन भारत के किसानों को वही यूरिया सिर्फ 270 रुपये के भी कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार वो बोझ उठा रही है।